हॉटलिस्ट हस्बैंड एपिसोड 144। अब आगे देखा तुमने किस तरह से नानी माँ अब अरमान भाई के अंदर से भूत को निकाल कर ठीक कर देगी और उसके बाद मुझे प्यारे स्वीट से भाई मिल जाएंगे जो हमें बहुत प्यार किया करेंगे। तू जानता है ना, भाई ने आज तक हमारे सर पर प्यार से हाथ तक नहीं रखा है। इतना ही नहीं, हमें गले से तक नहीं लगाया है। और मैं तो सोच रहा हूँ ये सुमित भैया और आकाश भैया को भी एक बार नानी माँ से दिखवा लेता हूँ। कहीं उनके ऊपर तो कोई भूत प्रेत का साया नहीं है, क्योंकि यह दोनों भी भाई की तरह खड़ूस ही बने रहते हैं। अब जैसे ही आहान ने ये कहा, ध्रुव ने आहान को गले से लगा लिया था और उसके झूठ मूठ के आए आंसुओं को साफ करने लगा, तसल्ली देते हुए बोलता है, तू चिंता ना कर, मुझे लगता है कि आज रात की पूजा के बाद हमें हमारा भाई मिल जाएगा। वहीं दूसरी ओर आस्था ने बाथरूम में जाकर खुद को लॉक कर लिया था। आस्था को बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी सी महसूस हो रही थी, क्योंकि आस्था ने आज जो कुछ किया खुद से आगे बढ़कर किस किया था। उसने खुद से अरमान को गले लगाया था। उसके बाद अरमान ने उसे प्यार करना शुरू किया था, लेकिन अब आस्था खुद को ही दोष दिए जा रही थी कि वह ऐसा कैसे कर सकती है। वह अरमान सिंघानिया उसके बारे में क्या सोचेगा कि हम किस तरह की लड़की है, कैसे हम आगे बढ़कर उन्हें गले से लगा सकते हैं। ऐसे क्यों हो गया था हमें। शीच नानी माँ को पता चलेंगी, वह तो हमें बहुत सारी बातें सुना डालेंगी। अब हम क्या करें, हमें ये बात नानी माँ से छुपानी होगी। कहीं ना कहीं आस्था खुद से ही सवाल जवाब दिए जा रही थी और फटाफट उससे उसने खुद को अच्छे से वह थोड़ी देर नहाने के लिए खड़ी हो गई थी और नहाने के बाद फटाफट से जैसे उसने अपना छोटा सा सर बाथरूम से बाहर निकाल कर देखा तो उस वक्त अरमान कमरे में नहीं था। तो इसीलिए आस्था ने राहत की सांस ली और कमरे से निकलकर वह फटाफट से नानी माँ के कमरे में आ गई थी। नानी माँ को जब से ये पता चला था कि इस घर में जरूर किसी न किसी बातों की परेशानी है या भूत प्रेत का साया है, तब से लेकर वह बहुत ही ज्यादा पूजा अर्चना करने लगी थी। इस वक्त नानी माँ ने पूरा का पूरा कमरा धुएं से भर रखा था और उन्होंने कितनी सारी अगरबत्तियां वहां जल रखी थी और एकदम नानी माँ बहुत बाद एक्सोर्सिस्ट्स भूत भगाने वाला होने का रोल प्ले कर रही थी। अब आस्था ने जैसे अपनी नानी माँ को ऐसे देखा, उसने तुरंत उनके आगे हाथ जोड़ लिए थे और नानी माँ ने एक बड़ी सी कुमकुम की बिंदी भी अपने माथे पर लगा रखी थी। नानी माँ इस वक्त अलग ही लग रही थी। नानी माँ इस वक्त अपने आप को लेकर पूरी तरह से सीरियस थी, तो इसलिए उन्होंने पूरा सीरियस वाला गेटअप अपना धारण किया था। तभी नानी माँ दिलासा देती है, मेरा बच्चा तू परेशान मत हो, आज जब पंडित जी आएंगे और जब घर में पूजा होगी उसके बाद हमेशा के लिए तेरा पति ठीक हो जाएगा। ठीक है, तू बिल्कुल भी परेशान मत हो। तब आस्था ने नानी माँ की बातें मान ली थी और जल्दी ही घर में पूजा अर्चना की जाने लगी थी और पंडित जी ने वहां आते ही घर के एक एक कोने को घूर घूर कर देखना शुरू कर दिया था। वही आहान और ध्रुव दोनों पंडित जी को देखकर डर रहे थे। जिस तरह से पंडित जी घर के एक एक कोने को देख रहे थे तो उनकी घिघी बन गई थी। दोनों डर के मारे एक दूसरे से सटकर खड़े हुए थे। पंडित जी और नानी माँ दोनों ही सीरियस वे में वहां थे। वहीं आहान और ध्रुव को पंडित जी ने कुछ नींबू मिर्च दिए थे और बोलते हैं कि ये एक बार अरमान के ऊपर से उतार कर लेकर आ जाए और फिर वह इन्हें इस हवन कुंड के अग्नि में डालेंगे। अगर अरमान के अंदर जो कोई पिशाच होगा तो वह खुद ब खुद आकर यहाँ अपने मुंह से बोलेगा। अब जैसे ही पंडित जी ने विश्वास से यह कहा, ध्रुव और आहान दोनों और ज्यादा घबरा गए। वहीं आस्था तो पहले से ही घबराई हुई थी।
तब ध्रुव आहान पंडित जी से वह नींबू मिर्ची लेकर आस्था के पास आ गए और घबराते हुए बोल, भाभी आप भी चलिए ना हमारे साथ, हमें तो अकेले भाई का सामना करने में डर लग रहा है। और फिर भाई से को क्या कहकर उनके ऊपर से हम ये नींबू मिर्ची उतारेंगे। तब आस्था बोलती है, लेकिन ध्रुवाहन जी आप हमें क्यों फंसा रहे हैं, प्लीज आप दोनों ही जाइए ना। तब आहान मस्का लगाते हुए कहता है, मेरी प्यारी अच्छी भाभी देखिए ना, मुझे तो चोट भी लगी है ना, तो क्या आप मेरी बात नहीं मानेंगे। ऐसा बोलकर आहान ने आस्था को अपनी बातों में फंसाया और जल्दी ही वह लोग अब तीनों बारी बारी से बिल्कुल छुपके छुपते हुए अरमान के पास जाने लगे थे। वही दूसरी ओर अरमान का कमरा, अरमान जो कि वीर की कॉल आने के बाद काफी ज्यादा इरिटेट हो गया था, इसीलिए उसने वीर को एक और चोट देने का फैसला किया था। और वह चोट थी उसे का वेपन स्मगलिंग का धंधा, इसीलिए अरमान ने मारिया और टाइगर दोनों को कि वीर के वेपन वाले धंधे को बंद करवाने का फैसला लिया था। और क्योंकि पूरे वेपन की डिटेल्स इस वक्त देव के पास थी, तो वह तीनों ही एक साथ जाने वाले थे और लोकेशन केवल देव को पता थी, क्योंकि अरमान ने देव को अभी कुछ दिन पहले जब काम बाहर कम से भेजा था, उसका काम यही था कि वह जितने भी वीर के इल्लीगल काम है उन सब की लोकेशन और डिटेल्स पता करें। तो अब जो वो इलीगल तरीके से भी वेपन बनाने का काम किया करता था और उन्हें बाहर विदेशों में बहुत ही हाई दामों पर बेचा करता था, और वो कितने ज्यादा खतरनाक होने वाले थे इसके बारे में किसी को कोई आइडिया नहीं था। अल्पविराम। इसलिए अरमान ने उन तीनों को वीर को सबक सिखाने के लिए उसके पूरे वेपन के धंधे को चौपट करने का प्लान बनाया था, और उसके बाद वह सुकून से आकर अपने कमरे में लेट गया था। वही ध्रुव आहान भी जल्दी से उसके कमरे में शामिल हुए थे। पंडित जी ने उन्हें कुछ भभूत भी दी थी जो उन्होंने अरमान के माथे पर लगाने को बोला गया था, तो कहीं ना कहीं वह लोग बहुत ज्यादा डर रहे थे। वह सोच रहे थे अंडस्को की शेर की गुफा में हम लोग हाथ कैसे डालेंगे, लेकिन फिलहाल तो वो अरमान को बिल्कुल ठीक करना चाहते थे। फिर अरमान उनके जैसा नॉर्मल हो जाएगा, उन्हें प्यार किया करेगा, उन्हें गले से भी लगाया करेगा। कहीं ना कहीं उनके दिमाग में तो यही सब चल रहा था। अल्पविराम। कितने सालों से अरमान को बचपन से लेकर आज तक पिशाच ने अपने कब्जे में किया हुआ था, इसलिए अरमान इस तरह से बिहेवियर किया करता था। तो अब बस इसी बात को पता करवाने के लिए वो लोग जल्दी ही अरमान के पास चले गए थे। अरमान जो कि उस वक्त कमरे में आया तो आस्था कमरे में मौजूद नहीं थी। अरमान को भी रियलाइज हुआ कि हो सकता है वो भी थोड़ी बहुत देर में उसके पास आ ही जाएगी, क्योंकि आस्था थोड़ी देर पहले ही कमरे से गई थी और इस वक्त सबके साथ थी। हालांकि घर में पूजा अर्चना हो रही थी, अरमान को इस बात के बारे में भनक नहीं लगी थी, क्योंकि दादाजी ने सख्ती से अरमान को कुछ भी बताने से मना कर दिया था, और हवन होने की वजह से घर में फायर अलार्म ना बज जाए तो पहले ही दादाजी ने इस बात को ध्यान रखते हुए फायर अलार्म भी बंद करवा दिया था। अब जल्दी ही ध्रुव आहान ने बारी बारी से कमरे में झांक कर देखा था। उन दोनों के ठीक पीछे आस्था थी और उन्होंने चोरी से दरवाजा खोलकर अंदर देखा तो कमरे में अंधेरा देखकर वह दोनों एक दूसरे से चिपके हुए खड़े हुए थे। तभी अचानक अरमान उठकर बैठ गया। अंधेरे में अरमान की जो लाल आंखें उन दोनों ने देखी तो उन दोनों ने डर के मारे जोन चीख मार दी थी। अब आहान और ध्रुव की चीखें सुनकर अरमान के माथे पर बल पड़ गए कि इन दोनों को क्या हुआ। वही आस्था जो कि उनके पीछे थी, वह ध्रुव और आहान से ज्यादा डर गई थी। तब आहान ने ध्रुव से बोलता है, ध्रुव मुझे बचा लो यार, भाई तो बड़ा खतरनाक लग रहा है, जरूर पिशाच हावी हो गया है। मैं अब भाई के ऊपर नींबू मिर्ची का टोटका नहीं करूंगा, तुम करो।
ये टोटका तब ध्रुव ने वापस से आहान के ऊपर वह नींबू मिर्ची फेंके दिए थे और घबराते हुए उसे बोलता है, नहीं मैं भी यह नहीं कर पाऊंगा। भाई की आंखें देखो किस तरह से जल रही है। अल्पविराम, हमें जाना होगा, यहाँ से हम नहीं कर सकते। तभी उन्होंने वह नींबू मिर्ची आस्था को दे दी थी और दोनों दुम दबाकर वहां से भाग गए थे। अल्पविराम, आस्था जो डर के मारे एक जगह खड़ी थी, उसकी टांगें कांप रही थी। वही अरमान, आहान और ध्रुव का इस तरह का बिहेवियर देखकर कंफ्यूज्ड हो गया था और जैसे उसकी नज़र आस्था पर पड़ी तो वह जल्दी से खड़ा होकर आस्था के पास आ गया था, क्योंकि आहान और ध्रुव को तो शरारतें करने की आदत थी, तो उसने ज्यादा सीरियस नहीं लिया। लेकिन जैसे ही वह आस्था के पास आया और आस्था के हाथ में उसने नींबू मिर्ची ये सब देखा, तो वह हैरानी से उसकी और देखकर उंगली दिखाते हुए बोला, यह क्या कर रही हो तुम? क्या किचन से सीधा मेरे पास आई हो? हाँ, और ये नींबू मिर्ची किचन में क्यों नहीं रखे हुए? हाथ में लेकर क्यों घूम रही हो? अल्पविराम, अरमान ने जैसे ही आस्था ये पूछा, अचानक अरमान के कमरे में किसी के हंसने की आवाजें सुनाई देने लगी थी। वह कोई और नहीं बल्कि सुमित था और आकाश थे। फ्लैशबैक, थोड़ी देर पहले ही जब हवन चल रहा था, घर में रश्मि को मिनी हॉस्पिटल में एडमिट करवाने के बाद आकाश सीधा सुमित से मिलने के लिए आ गया था। घर में जो कुछ ड्रामा हो रहा था वह दोनों बड़े ही ध्यान से उसे ड्रामा को देख रहे थे और अब पूरा ड्रामा उन्हें समझ में आ चुका था, तो दोनों खुद को रोक नहीं पाए और सीधा अरमान के कमरे में इस बात को बताने के लिए आ रहे थे। लेकिन उससे पहले आस्था को वहां देखकर और उसे इतना डरता हुआ देखकर वह दोनों खुद को रोक नहीं पाए और दोनों ही हंस पड़े। हालांकि आकाश हल्का हल्का मुस्कुरा रहा था, क्योंकि अभी भी रश्मि प्रॉपर्ली ठीक नहीं हुई थी, तो उसे इस बात का दुख ज्यादा था। लेकिन उस वक्त उन लोगों के सामने सिचुएशन ही इतनी फनी थी कि सुमित, जो कि हमेशा हल्की फुल्की स्माइल वह भी काफी ज्यादा कुछ होने पर ही दिया करता था, लेकिन आज तो उसकी खिला खिला कर हंसने की आवाज सुनकर अरमान उसे हैरानी से देखने लगता है। तब तक आकाश ने कमरे के एक और एक्स्ट्रा लाइट जला दी थी, जिससे पूरे कमरे में उजाला हो गया था। वही आस्था आकाश और सुमित को वहां देखकर हैरानी से उनकी ओर देखकर बोलती हैं, सुमित भैया, आकाश भैया, आप दोनों यहाँ और आप दोनों हंस क्यों रहे हैं? तब सुमित अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए अब आस्था के पास आया और बोलता, आस्था तुम ये नींबू मिर्ची हमें दे दो, हम अरमान का उतारा करवा कर नींबू मिर्ची से तुम्हें दे देंगे। ठीक है, जब तक तुम जाओ नीचे जाओ। शाबाश। ऐसा बोलकर सुमित ने आस्था को नीचे भेज दिया था। तब अरमान हैरानी से सुमित और आकाश की ओर देखकर बोलता है, ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर? हाँ, और ये लोग इतने वेयर्ड सा बिहेव क्यों कर रहे हैं? तभी सुमित और आकाश दोनों ने मुस्कुराकर एक दूसरे को देखा। फिर शुरू से लेकर आखिरी तक अरमान पर पिशाच होने की कहानी साथ ही साथ किस तरह से उसके पिशाच को उतारने के लिए ये हवन किया जा रहा है, ये सारी बातें एक एक करके उन्होंने अरमान को बता दी थी। अब तो अरमान की आंखें हैरानी से फैल गई थी, क्योंकि अरमान सिंघानिया जैसे देखकर अच्छे अच्छे पेंट गीली कर देते हैं। आज वह अरमान सिंघानिया को खौफ को उसके गुस्से को इस तरह से किसी काले साए भूत प्रेत का नाम दिया जा रहा था। अरमान ने गुस्से से अपने हाथों की मुट्ठियों को कसकर बंद कर लिया था और भड़कते हुए बोलता है, इन लोगों की इतनी हिम्मत, और ये नानी माँ कब तक यहाँ रहेंगी? यहाँ इन्हें उठाकर बाहर क्यों नहीं फेंक देते हो? ये गांव से आई है और उनके दिमाग में इस तरह की ऊल जुलूल बातें चलती रहती है, और मैं अभी जाकर इन्हें घर से बाहर फेंक देता हूँ। ऐसा बोलकर अरमान जल्दी से वहां से जाने लगता है।
लेकिन आकाश ने आगे बढ़कर अरमान को रोक लेता है और बोलता है, उनकी कोई गलती नहीं है, सारी गलती तुम्हारी है। अरमान। अब जैसे ही आकाश ने ये बोला, अरमान हैरानी से उसकी ओर देखने लगा था, क्योंकि आकाश और सुमित कभी भी ज्यादा अरमान के सामने नहीं बोला करते थे। लेकिन आज आकाश सीधे सीधे तरीके से उसके सामने खड़ा होकर कह रहा था कि गलती तुम्हारी है। तो यह बातें अरमान को काफी हैरान कर गई। तब सुमित ने भी आकाश की हाँ में हाँ मिलाई थी और समझाते हैं, गलती तुम्हारी ही है। वह लोग गांव के सीधे साधे लोग हैं यार, अगर उनके सामने तुम कभी अपना गुस्सा दिखाओगे, कभी प्यार दिखाओगे, कभी हद से ज्यादा ओवर पॉजिटिवनेस दिखाओगे, तो उन लोगों को तो यही लगेगा ना कि तुम्हारे अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। इसलिए उन्होंने अपने भोलेपन में ये समझ लिया कि तुम्हारे ऊपर किसी भूत प्रेत का साया है। अब जैसे ही सुमित ने ये कहा, अरमान बारी बारी से उन दोनों को देखता है, दोनों की तरफ अपनी एक आईब्रो चढ़ाते हुए बोलता है, तो फिर तुम लोग क्या चाहते हो कि मैं उन लोगों के इस पागलपन को हवा देता रहूं? हाँ, क्या तुम लोगों को भी लगता है कि मेरे ऊपर कोई भूत बैठ गया? अल्पविराम। अब जैसे ही अरमान ने थोड़ा सा रुड वॉइस में ये कहा, वह दोनों एक बार और हंसना चाहते थे, लेकिन अरमान की शक्ल देखकर वो हंस नहीं पा रहे थे और अपनी हंसी दबाते हुए बोले, नहीं, हमारा कहने का मतलब यह नहीं था, बल्कि मेरी बातें सुनो, हम इस बात का फायदा उठा सकते हैं। और वैसे भी तुम नानी माँ को यहाँ से भेजना चाहते हो, तो इस बात का फायदा उठाकर यह पिशाच वाली कहानी को हम उनके सामने साबित करके हम उन सबको आज हम अच्छा खासा मजा चखा सकते हैं। आगे की स्टोरी के लिए कमेंट कीजिए।